बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कंबो। बाब अवल, किस्त नंबर 30। हो भाई साहबो, क्या हाल है? भट्टू इन दो लड़कों में से एक लड़का जो तहरीम को पल पर तंग कर रहे थे और मोहम्मद ने इसकी पिटाई लगाई थी, ने साबू के गले मिलते हुए कहा, सायदा करम है भट्टू, तू सुना। साबू ने अपनी पगड़ी दुस्त करते हुए कहा, सायदा फजल। भट्टू ने कहकर गार कर कहा, अरे साबू, तू तो चौधरी बन गया है, अब तो चौधरी के साथ रह रह कर तू भी चौधरी बनता जा रहा। भट्टू ने साबू से हंसकर कहा और जेब में हाथ डाला। अरे क्या खाक, चौधरी जरा भी इज्जत नहीं करता, वो चौधरी कलमोहा किसी के भी। साबू ने गुस्से से कहा। इतनी देर में भट्टू अपनी जेब से कुछ सिगरेट और माचिस की डब्बी निकाल चुका था। अरे तो चौधरी के खास आदमियों में से है, कैसी बातें कर रहा? भट्टू ने हैरियत से कहा। अरे क्या खास के हम चौधरी के लिए कोई मायने नहीं रखता सोने। साबू ने हंसकर कहा, ला ये सिगरेट फिर और सामने दरख्त के पास अब बैठकर आराम से मुझे बता हुआ क्या है। भट्टू ने एक सिगरेट डब्बी से निकालकर भट्टू को पकड़ाई। भट्टू ने सिगरेट पकड़ी और साबू से माचिस लेने लगा। फिर वो दोनों सामने दरख्त की तरफ हो लिए और साथ साथ में सिगरेट जलाने लगे। यार, हुआ कुछ था कि कुछ साल पहले एक जवान जोशीदा जंगल से तनहा रात के वक्त गुजर रही थी और हम सब चौधरी हमारे क्लैन के साथ ऐसे ही किसी जोशीदा का इंतजार कर रहे थे ताकि चौधरी इससे अपना जी बहलाने। साबू ने सिगरेट की कश लगाते हुए भट्टू को बताना शुरू किया। बस इस लड़की पर चौधरी का दिल आ गया। गुप अंधेरा और जंगल, चौधरी ने इस लड़की से खूब दिल बहलाया। वो लड़की तड़पती रही। फिर जब हमें एहसास हुआ कि ये मर गई है तो चौधरी इसे वापस जंगल में छोड़कर चला गया था। फिर भट्टू साबू की बातें बड़े हमाक से सुन रहा था। तो क्या मर गई वो लड़की? भट्टू ने हैरत से कहा। नहीं, चौधरी को यह एहसास हो चुका था कि वो लड़की मरी नहीं है। रास्ते में जाते हुए इसका बार बार दिल ये कर रहा था कि इस लड़की को अपने साथ हवेली ले जाए और इससे जी बहलाया करे, क्योंकि चौधरी का मन इस पर आ गया था। बस फिर क्या, हम लोग वापस जंगल गए, इसी जगह जहां हम उस लड़की को बरना तरपता छोड़ कर गए थे। मगर जब वहां पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। साबू को सिगरेट खत्म हो गई थी तो उसने फिल्टर को ज़मीन पर फेंका और एक और सिगरेट मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। तो कहाँ गई वो लड़की? भट्टू ने जेब से सिगरेट निकालते हुए हैरियत से कहा। मालूम नहीं, हमने इसे बहुत ढूंढा मगर खुदा जाने कहाँ गई। शायद भाग गई, साबू ने गुस्से से कहा और भट्टू के हाथ से सिगरेट पकड़ कर जलाने लगा। हमने बहुत ढूंढा इसे मगर मिली ही नहीं। चौधरी ने हम सबको मार डालने की धमकी ने दे दी थी, साबू ने कहा। तो भट्टू की सांस खुश्क होगी। फिर क्या ढूंढ ली तुमने वो लड़की? भट्टू ने मारे तशवीश के कहा। नहीं, वो लड़की हमारे हाथ नहीं लग सकी। चौधरी भी जब्त कर गया और हमारे मिन्नत समाजत करने पर इसने हमें माफ़ कर दिया, साबू ने कहा। तो भट्टू को करार आया। शुक्र सायदा। भट्टू ने सिगरेट का आखिरी कश लगाया और इसे ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। लेकिन भट्टू अभी बला टली नहीं, साबू ने परेशानी से कहा। तो भट्टू चौंक गया। कब क्या हुआ? भट्टू ने उलझे हुए अंदाज से कहा। कल रात चौधरी ने एक लड़के को पकड़ा था जो चौधरी के मुताबिक खेत में चोरी कर रहा था। शक्ल से तो वो शहरी बाबू लगता था, मगर यकीन मानो मुझे नहीं लगता कि इसने चौधरी की खेत में कोई चोरी की थी, क्योंकि वो तो बेचारा तो मम्मी डैडी लड़का था। बस चौधरी ने इसे मकान में बंद कर दिया था ताकि सुबह सारे गांव के सामने इसे सजा दे। साबू ने तफसील से बताते हुए कहा। भट्टू इसकी बात बड़े नमहाक से सुन रहा था। मगर वो लड़का रात को भाग निकला, न जाने कैसे। हमने इसे खूब ताला तोला लगा कर बंद किया था मगर वो भाग निकला, साबू ने कहा। तो भट्टू चौंक गया। अब भट्टू ने हैरियत से कहा। अब चौधरी ने हमें इस लड़के को ढूंढने को कहा है। अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमें इबरतनाक सजा देगा, साबू ने कहा। तो भट्टू के भी रोंगटे खड़े हो गए। यार, तेरा मामला तो बड़ा संगीन है, भट्टू ने साबू के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ यार, समझ नहीं आती कि इस शहरी बाबू को कहाँ तलाश करे। चौधरी से बचकर भाग भी नहीं सकता मैं, साबू ने सर पकड़ कर कहा। अच्छा, मेरी बातों में भूल गया कि तूने मुझे किस लिए बुलाया था, साबू ने भट्टू की तरफ देखकर कहा। कोई नहीं यार, छोड़ पर न पड़े। तेरी इस मुश्किल का सुनकर मुझे अपनी मुश्किल भूल गई। भट्टू ने तंसी हंसी से हंसकर कहा। अरे यार, कैसी बातें करता है, मुझे मौत आनी है तो आनी है, तू बता अपनी मुश्किल, साबू ने उदासी से कहा। मेरी कहानी भी एक शहरी बाबू से ही मुतल्लिक है, भट्टू ने कहा। तो साबू एकदम चौंक गया कि शहरी बाबू? साबू बरबरार भट्टू को देखने लगा।
یا الہی میرے حالات اس قدر بکھر گئے تھے کہ سنبھلنا مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر پھر مجھے ایک ذرا سا آسرا ملا اور میں متحد ہو گئی۔ یا اللہ، میرے اس فرشتے نے میری زندگی ہی بدل دی اور میری زندگی میں پھر سے بہاروں کی خوبصورت ہوائیں چلا دی۔ میرے اللہ، اس شخص کو ہمیشہ خوش رکھنا، ہمیں ہمیشہ خوش رکھنا، ہر طرح کی تکلیف سے بچانا۔ تحریم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی شام کی نماز پڑھ رہی تھی اور خالہ جمیلہ سامنے چارپائی پر بیٹھی ادرک چھیلتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میرے ربا، واہ میرے ربا، تیرے کام انوکھے۔ ابھی کل کی بات ہے، میری یہ بچی روتی نہیں رکتی تھی، تو آج اس کے چہرے پر یہ مسکان۔ ربا، اس کی مسکان ہمیشہ بسائے رکھنا، خالہ جمیلہ نے دل ہی دل میں کہا اور مسکرا دی۔ شام ہو گئی تھی مگر مومن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ، پولیس آفیسرز، طلبہ سب پریشان تھے، سمیر اور مومن کے تمام دوست بھی۔ ہائے ربا، کہا تھا میں نے باجی جمیلہ کو کہ جلدی آ جائے اور جڑی بوٹیاں اور حکیم سے دوا لے کر، مگر شام ہونے کو آ گئی ہے، مگر باجی جمیلہ کا تو کچھ پتہ نہیں۔ رضیہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی سامنے صحن میں ڈوبتے سورج کو دیکھتی زیبا کو دیکھ رہی تھی۔ ارے باجی جمیلہ، رضیہ نے جمیلہ کو لمبا کھینچ کر کہا، نہ جانے کون ہے وہ بیچارہ لڑکا، صبح سے بے ہوش پڑا ہے، ایک دو بار ہی تو ہوش آیا ہے اسے، اور بھی بیچارہ ایک دو منٹ بعد پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بد قسمت کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ رضیہ خود سے باتیں کر رہی تھی، خدا خیر کرے بس باجی جمیلہ، اب جلدی سے اس کے لیے دوائی لیں۔ رضیہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا اور پھر زیبا کو دیکھنے لگی۔ لیجیے چائے پیجیے۔ زینت نے چائے کا مگ فیصل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، بھائی آپ کی فیورٹ چائے۔ زینت نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیصل نے چائے کا مگ مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ کتنے مضبوط ہیں آپ میرے بھائی، زینت نے دل ہی دل میں سوچا۔ زندگی بدل گئی ان کی، زندگی بکھر گئی ان کی، مگر پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ زینت مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ فیصل نے مگ پکڑا اور پھر چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ ارے کیا خوب چائے بنائی، فیصل نے خوشی سے کہا۔ میٹھی ہے نا، خیالات میں الجھی زینت نے بے اختیاری سے کہا تو فیصل ہنس دیا۔ چائے تو ہوتی ہی میٹھی ہے، فیصل نے کہا تو زینت بھی اپنے نادانی پر ہنسنے لگی۔ آپ بھی نہ بھائی، زینت نے ہنسی رو کر جولی غصہ منہ پر چڑھایا۔ زینت کا غصہ دیکھ کر فیصل مزید ہنس دیا۔ ایک نمبر کی کارٹون لگ رہی ہو، فیصل نے کہا تو زینت نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے مزید غصیلا چہرہ بنایا۔ ارے بابا، غصہ بھی کچھ ہی چہروں پر اچھا لگتا ہے، فیصل نے ہنس کر کہا۔ تم تو غصے میں ایک دم کارٹون لگتی ہو، فیصل ہنسا۔ اب کی بار زینت اب بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی اور ہنس دی۔ تم ایسی ہنستی مسکراتی ہو، اچھی لگتی ہو میری بہن، فیصل نے مسکرا کر زینت کے سر پر ہاتھ رکھا تو زینت مسکراتی شکریہ بھائی۔ زینت نے فیصل کا ہاتھ تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا لیا۔ جمیلہ دعا مانگتے ہوئے تحریم کو دیکھ رہی تھی، پھر اچانک تحریم کے پاس سے دعا مانگتے ہوئے روتی ہوئی تحریم کو گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چومنے لگی۔ مت رو میری بچی، مت رو، اب تو خوشیوں کا دور شروع ہوا ہے، اب تو تجھے خوش رہنا ہے میری بچی۔ جمیلہ نے روتی ہوئی تحریم کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے لگایا۔ اچھا میری بچی، چک شاباش، اب تیار ہو جا، ہم رضیہ کی طرف چلتے ہیں۔ جمیلہ نے مسکرا کر تحریم کے بال درست کیے تو تحریم اٹھ کر چلی گئی تاکہ رضیہ کے گھر کے لیے تیار ہو سکے۔ اس دن میرا ایک دوست ندی کے پاس کھڑے تھے، بھٹو نے صابو کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ پھر صابو کو وہ کہانی سنا رہا تھا جو اس دن تحریم، مومن اور اس کے درمیان ہوئی۔ ہم وہاں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے کہ وہاں سے ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی گزری اور تجھے بتاؤں کہ کتنی خوبصورت ہے وہ لڑکی، تو اسے دیکھے تو مر مٹے اس پر تیرا بھائی بھی اس کا ہو گیا ہے یار صابو، بھٹو نے ہنس کر کہا۔ تو خدمت کا موقع لو نا اس سے، صابو نے ہنس کر کہا۔ ارے خدمت کا موقع ہی تو وہ نہیں دے رہی مجھے، بھٹو نے مایوسی سے کہا۔ کیوں، تم نے اسے کہا نہیں؟ صابو نے کہا تھا میں اسے، مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آئی، بھٹو نے مایوسی سے کہا۔ حالانکہ وہ لڑکی پہلے اپنی عقیدت مندوں کو خدمت کا موقع دے چکی ہے اور کافی عرصہ پہلے جنگل سے برہنہ حالت میں ملی تھی، بھٹو نے کہا تو صابو ایک دم چونک گیا۔ بب برہنہ؟ صابو بولا۔ ہاں، اس دن بھی میں اس کے پاس گیا تھا، اسے پیار سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تو ایک دم سے کوئی شہری بابو اس طرف آ گیا اور پھر اس نے مجھے اور میرے دوست کو خوب پیٹا۔ بھٹو تفصیل بتا رہا تھا۔ یار میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہوں گا، صابو نے تجسس سے کہا۔ دکھا دیں گے تجھے بھی وہ لڑکی، مگر صابو یار مجھے ہر صورت وہ لڑکی چاہیے، بھٹو نے مایوسی سے کہا۔ ارے یار مل جائے گی وہ لڑکی، صابو نے کہہ کر گار کر کہا۔ وہ دونوں شام کے پل درخت کے پاس کھڑے تھے کہ ایک دم بھٹو کی ماں ادھر آئی۔ سلام خالہ، بھٹو کی ماں کو دیکھتے ہی صابو نے سلام کیا۔ جیتا رہا پتر، بھٹو کی ماں نے صابو سے کہا۔ بھٹو کی ماں ایک گھڑا پکڑ رہا تھا،
अरे बट्टू पुत्र, ये घड़ा ले और पानी तो ला कर भर दे। बट्टू की माँ ने घड़ा जमीन पर रखकर कहा, अब ठीक है अम्मा, तू जा। बट्टू की माँ का इस तरह कहना नागवारा गुजरा था, मगर जब्त कर गया। बट्टू की माँ भी जानबूझकर इसलिए आई थी क्योंकि वैसे तो बट्टू इसकी कोई कौन करता है नहीं था। या अभी साबू पास था तो बट्टू को करना ही पड़ना था। वैसे भी साबू कौन सा नेक इंसान था, मगर बट्टू की माँ की नज़रों में था। आहर बट्टू और साबू घड़ा उठाए नदी की जानब रवाना हो गए। पानी भरने के बाद बट्टू घड़े पर चब्बन यानी ढक्कन रख रहा था कि एकदम इसकी नज़र सामने जंगल से आती तहरीम पर पड़ी तो एकदम ठटक रह गया, क्योंकि तहरीम वही लड़की थी जिसको तंग करने के होश बट्टू को मुंह की खानी पड़ी थी। अरे ये तो वही लड़की है, बट्टू ने साबू से कहा। तो साबू ने तहरीम की तरफ देखा। तहरीम को देखते ही साबू भी हारिया ज़िदा हो गया, क्योंकि तहरीम वही लड़की थी जिसकी इज्जत का जनाजा साबू और चौधरी हमारे सकलैन और दीगर आदमियों ने मिलकर निकाला था। मोमन की आंख खुली तो इसने खुद को एक कमरे में पाया। कमरे में गुप अंधेरा था और एक तरफ एक खिड़की थी जहां से शाम की जिद रोशनी अंदर आ रहे थे, मगर खिड़की का दरवाज़ा आधा बंद था जिसके बाहर से रोशनी बहुत मध्यम सी थी। मोमन इर्द गिर्द देखा और समझने की कोशिश की कि वो कहाँ है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द अंधेरे के बायस कुछ भी इसे सजाई नहीं दे रहा था। वो घबरा सा गया था क्योंकि ये जगह इसके लिए अनजान सी थी और आज से पहले इसने ये जगह नहीं देखी थी। वो याद करने लगा कि आखिरी बार वो कहाँ था और यहाँ कैसे। वो सोचने लगा, मगर इसे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था। इसका सर चकराने लगा। इसे हल्का हल्का सा इस रात का वाक़या याद आने लगा था। इसने उठने की कोशिश की मगर इसे उठा नहीं जा रहा था। वो महसूस हो रहा था कि जैसे इसके वजूद पर किसी ने बोझ रख दिया, मगर ऐसा नहीं था। तवानाई की कमी की वजह से इससे अपना ही वजूद भारी भारी सा लग रहा था। इसने बोलना चाहा, इर्द गिर्द किसी को पुकारना चाहा, मगर फिर एक ख्याल इसके जहन में आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया हो। यह ख्याल आते ही वह खामोश होगा और बोलने का इरादा मुंतका कर दिया। फिर वो संभलने की कोशिश करने लगा और इस जगह के माहौल को समझने की कोशिश करने लगा। अचानक इसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, किसी अपने के करीब होने का एहसास, किसी बेहद अपने का। वो सोचने लगा कि ऐसा इसे क्यों हो रहा। इस बात से बेखबर इस कमरे के बाहर तहरीम बैठी रज़िया और जमीला से बातें कर रही हैं। मोमन अपने जहन को एक नुक्ते पर मुनक्कस करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसका जहन बहुत बेअंगम हुआ पड़ा था। कभी कोई बात इसके जहन में चली आ रही थी। अचानक इसे तहरीम की आवाज़ सुनाई दी तो एकदम इसके वजूद में जैसे तवानाई सी आ गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, खून के बहाव में रवानगी आ गई थी। चांदनी पहचानी सी आवाज़ एकदम से इसकी आंखों के सामने तहरीम का चेहरा आ गया। वहीं जब अस्पताल में इसने तहरीम से मुलाकात हुई थी, एक मुस्कान मोमन के लबों पर आ गई थी। वो उठना चाहता था और देखना चाहता था इसे बोलने वाले शख्स को, मगर उठ नहीं पा रहा था। तहरीम बेटा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। रज़िया तहरीम से बातें करते हुए जमीला अचानक बोली, क्या हुआ खाला? तहरीम ने मारे हैरियत के कहा, बेटा हकीम ने इन दवाइयों के साथ साथ एक शरबत और भी दिया था और वो नगूरा मारा वहीं घर रह गया। जमीला ने उलझे हुए अंदाज से कहा, अरे खाला क्यों परेशान होती है, मैं ला देती हूँ। तहरीम ने ताने से कहा, नहीं पुत्र, इतनी रात में तुझे तनहा मैं न जाने दूँ, वो भी इस वीराने से गुजर कर जाना। जमीला ने परेशानी से कहा, रज़िया खाला आप कहीं ना खाला को कि मुझे जाने देना। तहरीम ने रज़िया से दरख्वास्त करने के लिए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं कहने वाली। रज़िया ने बनावटी गुस्से से कहा, खाला मान जाए ना। तहरीम बज़िद थी। अच्छा ठीक है चली जा, मगर वो वादा करते जल्दी आएगी। जमीला ने मारी तब परेशानी से कहा। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि तहरीम को इस अंधेरे में अकेला भेजे, मगर फिर भी इसने तहरीम को जाने की इजाज़त दे दी। फिर आप पुत्र अपना ख्याल रखना। जमीला ने जाते वक्त तहरीम से कहा, खाला अब आपकी बेटी बहादुर हो गई, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। तहरीम ने मुस्कुराकर पलटकर देखा, सोना रब तेरा ये हौसला हमेशा बरकरार रखे। जमीला ने हाथ उठाकर कहा तो रज़िया बोली, आमीन। फिर तहरीम वहाँ से दौड़ जाने लगी। तो ये बात है, हिरा ने अपने और फैज़ के बारे में तमाम तफसील फ़लाह को सुनाई। फ़लाह कल से हिरा के साथ ही हिरा और फ़लाह के दरमियान काफ़ी दोस्ती हो गई थी। बातों बातों में हिरा को फ़लाह अपनी मजाज लगने लगी तो बहुत अच्छी भी लगी थी। फ़लाह को भी हिरा से अपना एक ख़ास नसीहत हो गई थी। आखिरकार बातों बातों में हिरा ने फ़लाह के पूछने पर इससे अपने और फैज़ के बारे में बता दिया। इससे फ़लाह काबिल एतबार लगी थी। हाँ फ़लाह, मुझे ज़रा भी चैन नहीं आना, ज़रा भी नहीं। हिरा ने नम आँखों से कहा, देखिए हिरा। फ़लाह ने हिरा को अपने बाजों से शानों से पकड़ कर कहा। वो दोनों कैंप के बाहर इस अंधेरे में जलती आग के सामने बैठी थी।
जलती लकड़ियों से धुआं उड़ उड़कर फजा में सरायत कर रहा था और माहौल को सुगवार बना रहा था। आग और माजी एक जैसे होते हैं, वो दोनों भी खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जला देते हैं, मगर पता है पानी का आग कभी भी पानी को जला नहीं सकते। अगर हम पानी बन जाए ना तो माजी की आग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फलाह ने मुस्कुरा कर कहा, मगर फलाह आप जानते हैं ना मेरी वजह से ये सब हुआ। हीरा ने उदासी से कहा, नहीं माय डियर, आप इस सब में आपकी कोई गलती नहीं, ज़रा भी नहीं। किस्मत में ये लिखा था। हमारी ज़िंदगियाँ किस्मत के धागों में उलझी हुई होती हैं और इनको सुलझना हमें ही होता है। अगर किस्मत में तुम दोनों का एक होना लिखा होता तो एक ज़रूर होता, तो ऐसा ज़रूर था। फलाह ने कहा तो हीरा ने फलाह की तरफ देखा और बोली, जब हम साथ थे ना तो हमारे बीच कोई भी तलक ना बन सका, मगर जब से अलग हुए हैं ना तब से हमारे बीच एक तलक बन गया, यादों का तलक, और ये तलक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फलाह हीरा ने उदासी से कहा, यादें? फलाह ने ठंडी हाँ भरी, यादें नासलोप वाजन होती हैं मेरी जान, ये इंसान को यकदम नहीं मारती बल्कि आसा आसा अंदर से निकलती जाती हैं। और तुम्हें पता है आसा आसा तिल तिल कर मरना ज़्यादा तकलीफदा होता है। बस जितना जल्दी हो सके इन यादों से छुटकारा पाओ मेरी जान। फलाह ने मुस्कुरा कर कहा, फलाह आपको कैसे बताऊं मैं कि हर वक्त कितना बेचैन रहती हूँ मैं, ना जाने क्यों लगता है कि फैज़ किसी बुरी मुसीबत में है। हीरा ने परेशानी से कहा, हीरा मेरी जान, खुद को जितना परेशान करोगी इतना ही परेशान होगी आप। बस खुद को खुश रखने की कोशिश करो, हर चीज़ खूबसूरत दिखाई देगी। फलाह ने कहा और फिर मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। आओ वहाँ साइमा और बाकी सब इंतज़ार कर रहे होंगे, पता करे कि मोमन का कुछ पता चला। फलाह ने कहा तो हीरा उठ कर खड़ी हुई। हाँ खुदा करे कि मोमन जल्दी मिल जाए, आमीन। फलाह ने कहा तो दोनों वहाँ से उठ खड़ी हुई होगी। पानी भरने के बाद भट्टू घरे पर चब्बन यानी ढकन्ना रख रहा था। एकदम से इसकी नज़र सामने जंगल से आती तहरीम पर पड़ी तो एकदम ठक ठक कर रह गया, क्योंकि तहरीम वही लड़की थी जिसको तंग करने के होश भट्टू को मुंह की खानी पड़ी थी। अरे ये तो वही लड़की है जिस भट्टू ने साबू से कहा। तो साबू ने तहरीम की तरफ देखा। तहरीम को देखते ही साबू भी हैरत ज़दा हो गया, क्योंकि तहरीम वही लड़की थी जिसकी इज्जत का जनाजा साहब और चौधरी हुमायूं से कल्याण और दीगर आदमियों ने मिलकर निकाला था। ये तो वही लड़की है भट्टू जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया था। साहब ने कहा, हैरियत से कहा, और जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया वो भी यही लड़के थे। भट्टू ने साहब से कहा, यार भाग जल्दी, नहीं ये भाग ना जाए, इसे हासिल करके मैं चौधरी को दूंगा और वो हमारी सज़ा माफ़ कर देगा। साबू चीखा, हम पहले हम दोनों इसे हासिल करेंगे और फिर चौधरी को देंगे, इसे भट्टू ने शैतानी लहजे से कहा। फिर वो दोनों इस तरफ से आते हुए तहरीम की तरफ दौड़े। तहरीम नदी के रास्ते पर चल रही थी कि इसने दो लड़कियों को अपने तरफ आते हुए देखा। वो यकदम घबरा गई, फिर वो खुद को तसल्ली देने लगी। जब वो लड़के तहरीम के करीब आए तो फौरन तहरीम की आंखों के सामने वो मंजर आ गई कि जब वो उन दोनों से मिली थी। यकदम तहरीम की आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब इन दरंदों सिर्फ इंसानों ने तहरीम का सर बाजार तमाशा बनाया था। इसे वो दर्द, वो तकलीफ, वो चलाना याद आने लगा। फिर इसे वो वक़्त याद आने लगा कि जब नदी के करीब वो दो लड़कों ने इस पर आवाज़ें कैसे थी। तहरीम घबरा गई थी, इसकी सारी हिम्मत टूट गई थी, इसका हौसला बात हो गई, इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, बदन कपकाने लगा, हवास इसका साथ छोड़ने लगा, हाथ पर पैर ठंडे पड़ने लगे, आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा और फिर इसे कोई होश ना रही। तहरीम के जाने के बाद जमीला और रज़िया अंदर पहुंची तो चिराग जाकर देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि मोमन को होश आ चुका था। शुक्र सोने रब का तुझे होश आ गया। रज़िया ने मुस्कुरा कर कहा। इतने में ज़ेबा भी अंदर आ गई थी। खाला मैं कहाँ हूँ? मोमन ने पेशानी से हिम्मत करके पूछा। बेटा तो हमारे पास है, जमीला ने कहा और मोमन के सर पर हाथ फेरा। कहा खाला वो आदमी मेरे पीछे लगे थे। मोमन ने उलझे हुए अंदाज से कहा, खाला जी जंगल। मोमन अभी तक सही तरह होश में नहीं आया था। पुत्र तो महफूज है, यहाँ कोई आदमी कोई जंगल नहीं। रज़िया ने मुस्कुरा कर कहा। मोमन ने उठने की कोशिश की मगर इससे उठा नहीं जा रहा था, सर ने चिकरा रहा था। मम मेरा सर। मोमन ने सर पर हाथ रख कर कहा तो जमीला और रज़िया आगे बढ़ी और इसे थामा और उठकर बैठने में इसकी मदद की। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ जमीला बाजी, रज़िया ने कहा और बाहर चली गई। ज़ेबा पास बैठी मोमन को देख रही थी।
डियर स्टूडेंट, मोमन की गुमशुदगी को एक दिन गुजर गया है, अब हमारा ठहरना मुनासिब नहीं है। अजीज तलबा, इस बयान में ज़्यादा दिन रुकना मौजू नहीं है। हम कल सुबह वापसी के लिए रवाना होंगे। सब वापस तो चले जाएंगे मगर पुलिस मोमन की तलाश जारी रखेगी। सर सऊद तलबा से खिताब कर रहे थे। तमाम तलबा वहीं खैमों के करीब जमा थे। कल सुबह सवेरे हम यहाँ से निकल जाएंगे। आप सब कल सुबह 4 बजे तक जाग जाएंगे कि हम दुआ करेंगे खुदा जल्दी ही मोमन को हमसे मिलवा दे। सर सऊद ने अपनी तकरीर ख़त्म की और तलबा में अजीब शोर पैदा हो गया। अब कैसा लग रहा है? रज़िया ने मोमन से पूछा जब मोमन ने दूध पीकर प्याला वापस किया। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है, मोमन ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोमन ने सांस लेकर कहा। आप कौन है? मैं यहाँ कहाँ कैसे? मोमन ने एक ही पल में इतने सवाल कर दिए। इत्मीनान रखो बेटा, आपकी बार जमीला बोली थी। तुम हमें यहीं हमारे घर के सामने बेहोश पड़े मिले थे। रज़िया ने वो सारा वाक़या सुनाया कि मोमन इन्हें कैसे मिला था। मोमन ने सुना तो गौर से ज़ेबा को देखा। इसकी आंख में तशक्कर था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, खुदा तुझे इस नेकी का फल ज़रूर देगा, मोमन ने मुस्कुराकर कहा। फिर ज़ेबा को अपने पास बुलाया। तुम्हारा मुझ पर यह एहसान ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। ज़िंदगी में खुदा करे ये भी तुम्हारे किसी काम आऊँ, मोमन ने ज़ेबा के सर पर हाथ रखकर कहा। फिर मोमन ने रज़िया और जमीला को अपने बारे में बताया। खाला, मुझे लगता है मैं अब चल सकता हूँ, दूध से मुझ में ताकत आ चुकी है। मोमन ने मुस्कुराकर कहा। नहीं बेटा, तुम अभी नहीं जा सकते, अभी तो लागर हो। जमीला ने कहा। देखो, सुबह तक इंतज़ार करो, तुम्हारे साथी तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे। अभी रात का अंधेरा, तुम लागर कैसे ढूंढोगे उनको? जमीला ने कहने पर मोमन ने आखिर उनकी बात मान ली। काफ़ी देर तक तहरीम न आई तो जमीला और रज़िया परेशान हो गई। मोमन के करीब पड़ी चारपाई पर बैठते हुए जमीला ने रज़िया से कहा, कहाँ रह गई? तहरीम कहाँ था कि जल्दी आना। जमीला ने उलझे हुए अंदाज से कहा, आ रही होगी बाजी। रज़िया ने जमीला को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, खुदा करे आ रही हो, मुझे तो लगता है कि कहीं घर ही ना रह गई हो। जमीला ने कहा, हो सकता है कि बाजी बेचारी अंधेरे के डर से वापस आने से कतरा रही हो। रज़िया ने कहा तो जमीला ने भी इस बात में सर हिलाया। काफ़ी देर तक जमीला तहरीम का इंतज़ार करती रही मगर फिर वापस घर के लिए निकल पड़ी। तहरीम ने खुद को उन दोनों छुड़वाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था किसके साथ हो क्या रहा है। वो दोनों लड़की से एक बंद कमरे में ले आए थे। तहरीम चीखना चिल्लाना चाह रही थी मगर इसकी खलक से आवाज़ निकलती ही नहीं थी। माजी के मनाज़िर इसकी आवाज़ को निगल गए थे। फिर इन दोनों को लड़कों ने तहरीम के बदन को खूब नोचा और फिर इसे इसी कमरे में छोड़कर चले गए। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के तलबा को वापस रवाना होना था। तमाम तलबा अपने सामान बसों में लाफ रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द वापसी के लिए रवाना हों। जंगल में आज बेत धूम थी। उजाला हर तरफ हो चुका था। मोमन की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। मोमन ने रज़िया से जाने की इजाज़त चाही और वापसी के लिए निकल गया। वापस जाते हुए इसने ज़ेबा को अपने पास बुलाया। नन्ही गुड़िया, ज़िंदगी में अगर कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए तो अपने इस भाई को याद कर लेना। मोमन मुस्कुराए से प्यार दिया और चला गया। ज़ेबा इस बात का मतलब ना समझ सकी मगर इससे अच्छा लगा कि किसी का इसका भाई बनना। भाई, वो ज़ेर लब दबे से बोली और मुस्कुराने लगी। तमाम तलबा बसों में सवार हो चुके थे और बस थोड़ी देर में बस से निकलने वाली थी। मोमन जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए, किधर क्यों जाए। भटकते वो उस नदी तक आ गया जहाँ इसने तहरीम की जान बचाई। नदी के करीब आकर मोमन को वो सब याद आया तो वो मुस्कुराया जिससे इसे सारा रास्ता याद आ गया। मोमन दौड़ता हुआ उस जंगल पहुंचा जहाँ कैंप लगाए थे मगर वहां जाकर हैरान रह गया क्योंकि वहां ना तलबा थे और ना ही कैंप। बसें रवाना होने लगी थी। तमाम तलबा सफ़र की दुआएं पढ़ने लगे थे। हीरा, आज की सुबह से एक नया आगाज़ करो। फलाह ने हीरा का हाथ थाम कर कहा। हाँ, हीरा मुस्कुराई। फिर वो दोनों मुस्कुराने लगी। फिर बस स्टार्ट हो चुकी थी अब आस्ता आस्ता रंगीने लगी थी। अचानक एक तालिब इल्म ने जो आखिर में बैठा था शोर मचाना